तो आपसे नमस्ते प्राम में आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं उससे पहले फिर से एक अपडेट, और ये अपडेट हमारे लिए बिल्कुल जरूरी है। कहते हैं कि राजनीति में ना कोई किसी का परमानेंट दुश्मन होता है, ना ही कोई किसी का दोस्त होता है। जैसे जिसकी गरज पड़ती है वैसे वो काम करता है, और सेम चीज अब आपको रशिया, भारत और अमेरिका के बीच देखने को मिलेगा। भारत के पास एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि भारत की आबादी इतनी है कि अगर किसी देश से वो एक एक रुपए की कोई चीज़ वो खरीद ले तो शायद वो तादाद उस देश के लिए इतनी फायदेमंद होगी कि हमने किसी देश से एक एक रुपए की चीज़ खरीदी तो 140 करोड़ की चीज़ खरीदी। अब 10-10 रुपए की खरीदी तो फिर कितना हुआ, 100-100 रुपए की खरीदी तो कितना हुआ, 1000-1000 की खरीदी तो कितना हुआ, और 1000 रुपए लगभग हर आदमी के लिए आज के टाइम में अफोर्डेबल प्राइस है। इस वजह से भारत को रिझाने में पूरी दुनिया के देश लगे हुए हैं। अमेरिका ने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए, टैरिफ लगाया, इस उम्मीद में कि भारत थोड़ा सा झुकेगा, थोड़ा सा टूटेगा। लेकिन इस चीज़ का बखूबी फायदा उठा रहा है रशिया। रशिया भारत को ऐसे ऐसे ऑफर दे रहा, और अगर भारत की सरकार उन ऑफरों को एक्सेप्ट कर ले पूरी जांच पड़ताल करने के बाद, तो शायद आने वाले टाइम में फिर हमें किसी से डरने की, किसी के आगे दबने की, या फिर किसी से भिड़ने से पहले सोचने की जरूरत नहीं होगी। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, अब आपको डिटेल बताता हूं। दरअसल रशिया ने भारत को 3 न्यूक्लियर सबमरीन ऑफर की है। अब न्यूक्लियर सबमरीन की खासियत क्या है पहले उसको बता दूं, फिर आज की कहानी की तरफ चलते हैं। न्यूक्लियर सबमरीन की खासियत ये है कि आमतौर पे अगर कोई सबमरीन है वो डीजल से चलती है, पेट्रोल से चलती है, या फिर कोयले से चलती है, किसी भी चीज़ से चले, एक टाइम बाद उसका कोयला, उसका डीजल या फिर उसका जो भी फ्यूल ईंधन है वो खत्म होगा, और जब खत्म होगा तो भरने के लिए उस सबमरीन को ऊपर आना होगा। और सबमरीन की पूरी उपयोगिता बस इतनी सी है कि वो छुपी रहती है। अगर वो दिख गई तो फिर सबमरीन का कोई मतलब नहीं है। और अगर डीजल पेट्रोल भरवाने के लिए सबमरीन को ऊपर आना हुआ तो जाहिर सी बात वो दिखेगी, और दिखेगी तो आज के टाइम में इतने एडवांस फीचर हैं कि लोग अंदाज लगा लेते हैं कि फला सबमरीन फला स्पीड से फला दिशा में गई होगी तो कहाँ पहुँची होगी। तो एक रेडियस, और उस रेडियस में फिर उसको खोजना लगभग मुश्किल तो है नहीं, और उस रेडियस से पार होकर अगर कोई जहाज आए तो फिर सबमरीन कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसे हाल में न्यूक्लियर सबमरीन का मतलब यह है कि उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी मिलती है, तो 10-20-25 सालों तक उस सबमरीन को ऊपर आने की जरूरत नहीं है। मतलब तेल या फिर डीजल ईंधन के लिए तो आने की जरूरत नहीं, बाकी उसकी मर्जी अगर आना चाहे तो आ सकता है। तो 3 न्यूक्लियर सबमरीन देने की बात रशिया कर रहा है। अब भारत की सरकार उसको लेती है नहीं लेती है वो बात की बात है, लेकिन इस समय ये लेटेस्ट न्यूज़ थी। खैर, अब आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी की बात करूं तो हमारे देश में ऑन एवरेज अगर अपने मुंह से भी बिना किसी डेटा के मैं बात करूं तो इतना बड़ा देश है कि हर दिन कम से कम 2-4-6 रेप तो हो जाते हैं, रजिस्टर्ड केस। अगर रजिस्टर्ड केस की बात ना करें तो इससे ज्यादा भी। अब इतने रेप केसेस हैं, जाहिर सी बात है हर केस में इंसाफ मिलता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ केस ऐसे होते हैं जो बड़े वायरल होते हैं, और फिर उस हाल में उन केसों पे लोगों की नज़र होती है, और सिस्टम की फिर जिम्मेदारी होती है कि वहाँ पे इंसाफ करे, तभी एक नज़ीर सेट होगा। जैसे बीच में निर्भया केस था, सिस्टम के ऊपर प्रेशर था, सिस्टम ने फांसी की सज़ा सुनाई, उसके बाद फांसी की सज़ा जब मिली तब लोगों की एक उम्मीद जगी कि चलो इंसाफ होगा। उसी के बाद फिर न्याय में भी और धाराओं में भी कई सारे परिवर्तन हुए, तमाम चीज़ें हुई। फिर एक केस हुआ आर्जिकर मेडिकल कॉलेज का, उस पर भी लोगों की नज़र टिकी हुई है। क्या इंसाफ होगा क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन्हीं दोनों केसों के बीच एक और केस हुआ था जिसमें कहते हैं कि आज भी लोगों को उम्मीद है कि कुछ तो होगा, और ये केस था उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा किया गया रेप केस। तो आज इसी रेप केस के बारे में आपको बताया जाएगा, और साथ ही किस हिसाब से सिस्टम दम तोड़ रहा है वो भी आपको डिटेल बताऊंगा। लेकिन उससे पहले स्क्रीन पे आप एक वीडियो देखें। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो उन्नाव रेप केस की विक्टिम है वो यहाँ पर इंडिया गेट पर धरना प्रदर्शन कर रही थी। जैसे ही देखा गया कि कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा बेल दी जाती, उसके बाद योगिता बयाना विक्टिम और उनकी जो मदद थे वो यहाँ पर पहुंचते हैं, इंडिया गेट पर पहुंचते अपना धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, और बाद में देखा जाता है कि दिल्ली पुलिस के जवान भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं, उनको वहां से उठा लिया जाता है। पहले देखा जाता है विक्टिम की मदर को उठाया जाता है, फिर
एक्टिविस्ट योगिता बेहाना को उठाया जाता है। पर अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस समय जो महिला पुलिस कर्मचारी है यहाँ पर इंडिया गेट पर जो विक्टिम है उन्नाव रेप केस उनको यहाँ पर उठाकर ले जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं इंडिया गेट की तस्वीरें हैं जहाँ पर बाहर भी उनका धरना प्रदर्शन चल रहा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्योंकि आज देखा गया था कि दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर जिस मामले में मुख्य आरोपी है उनको बेल दी गई और बेल दिए जाने के बाद जो तीनों इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक लड़की को उठा के पुलिस वाले अपने साथ लेके जा रहे हैं और देखने से ऐसा लग रहा है कि ये लड़की जैसे कोई बहुत बड़ी क्रिमिनल हो, कोई अपराधी हो, इसने कुछ गलत किया है या फिर किसी अमीर बाप की बिगड़ी औलाद हो, ड्रग्स व्रग्स लेके बैठी हो, पुलिस वाले अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये लड़की एक रेप पीड़िता है, इसके साथ रेप हुआ है, इसके परिवार के 4 लोगों को मार दिया गया और जो आरोपी है उसको जमानत मिल गई और ये लड़की उसके विरोध में वहां प्रदर्शन कर रही और पुलिस वालों की ये बात अखर जाती है कि ये प्रदर्शन क्यों कर रही। तब वो पहुंचते हैं और इस लड़की को उठा के फेंक देते हैं। तो क्या है पूरी कहानी, अब आपके सामने डिटेल में बताता हूं। इस कहानी की असल शुरुआत साल 2002 में हो जाती है। उन्नाव में एक जगह है माखी गांव और इसी माखी गांव में साल 2002 में ग्राम प्रधानी का चुनाव चल रहा था। एक तरफ से कुलदीप सिंह सेंगर जो कि भाजपा के विधायक भी थे, उनकी मां चुन्नी देवी लड़ रही थी और दूसरी तरफ से कुलदीप सिंह सेंगर की मां के जो पड़ोसी थे या फिर कुलदीप सिंह सेंगर के जो पड़ोसी थे वो लड़ रहे थे। अब पहले तो कुलदीप सिंह सेंगर का प्लान था कि निर्विरोध चुनाव हो जाए। इस वजह से कुलदीप सिंह सेंगर ने अपने पावर का इस्तेमाल किया और पहुंच जाते चुनाव आयोग और बताते हैं कि जो शख्स लड़ रहा है मेरे खिलाफ वो एक अपराधी है, उसके फला मुकदमे हैं, इस वजह से उसका पर्चा जो है एक्सेप्ट ना किया जाए। अब ये बात जब चुनाव आयोग को पता चली तो चुनाव आयोग ने उस शख्स की जो पर्चा दाखिला था उसको खारिज कर दिया। अब पर्चा खारिज हुआ तो वो शख्स भी चिढ़ गया। उसके बाद उसने कहा कि अगर मैं नहीं लड़ सकता तो चलो फिर। उसने अपने दोस्त देवेंद्र सिंह की मां को खड़ा कर दिया। अब देवेंद्र सिंह की मां खड़ी हो गई और सामने से कुलदीप सिंह सेंगर की मां, दोनों जोर शोर से प्रचार करने लगे और चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आई दोनों परिवारों के बीच खटास भी बढ़ी। इसी दौरान पहली बार इस गांव में लोगों ने गोली, बंदूक और हिंसा देखी और कहते हैं किसी हिंसा में जो शख्स पहले चुनाव लड़ रहा था वो मारा जाता है। अब वो मारा गया, FIR हुई, लेकिन ताज्जुब की बात आप सुनिए कि कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उसी शख्स के बड़े भाई यानी जिस पीड़िता के बारे में बात कर रहा हूं उसके पिता, उनको ही पुलिस खोजने लगती है, वो भी आर्म एक्ट में। अब आर्म एक्ट में उनको खोजना शुरू करती है। अब वो बेचारे क्या करें, फरार हो गए। इसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, धीरे धीरे साल 2017 आ गया। साल 2017 में इसी मामले में अचानक से गजब की तेजी आई, चूंकि कुलदीप सिंह सेंगर विधायक बन चुके थे। पुलिस वाले इस पीड़िता के पिता की तलाश करना फिर से शुरू करते हैं, कभी कहीं और कभी कहीं और इसी दौरान जो पीड़िता के पिता थे उनकी पहचान हो जाती है कि वो कहां फरारी काट रहे हैं। इसके बाद पुलिस की टीम उस जगह पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद इनको गिरफ्तार करती है। अब यहां पे भी कहानी के 2 पहलू हैं। अगर पुलिस की रिपोर्ट के माने तो कस्टडी में गलती से उनकी मौत हुई, लेकिन अगर पीड़ित पक्ष की माने तो फिर कहानी ये है कि कुलदीप सिंह सेंगर के लोगों ने सबसे पहले इस पीड़िता के फादर को पकड़ने के बाद बुरी तरीके से पिटाई की और पिटाई करने के बाद पुलिस वालों के हवाले कर दिया। जेल में पुलिस वालों ने भी पीटा और इतना पीटा कि पिता की मौत हो गई। अब कायदे से 2 मौतें हो चुकी है, इंसाफ कहीं हुआ नहीं। इसी दौरान ये लड़की भी धीरे धीरे बड़ी होती है, 17 साल की जब होती है, साल 2017 की बात है। अचानक से 4 जून को 17 साल की उम्र में ही एक दिन ये अपने घर पे बैठी थी, तभी कुलदीप सिंह सेंगर अपने तमाम गुर्गों समेत आता है। आने के बाद कुलदीप सिंह सेंगर इसको उठाता है। उठाने के बाद इसको अपने साथ लेके जाता और ले जाने के बाद उस 17 साल की लड़की के साथ कुलदीप सिंह सेंगर समेत उसके जितने साथी थे सब ने बारी बारी से रेप किया।
घंटों तक। इधर घर वाले जब देखते हैं कि उसको उठा के लेके जाया जा रहा, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन घर में 2 मर्द थे, दोनों की मौत हो ही चुकी थी, एक चाचा एक पिता। कौन आवाज उठाए? घंटों तक रेप करने के बाद इस लड़की को फेंक दिया जाता ये कह के कि जाके अपने घर वालों को बता देना कि हमसे टकराने का अंजाम क्या होगा। लड़की घर पे आती है अपने कपड़ों को समेटते हुए, बताती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। अब घर में केवल महिलाएं, करें क्या? इसके बाद यह हुआ कि चलो अब न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। दोनों पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन, यानी लड़की की मां और लड़की, और बताते हैं कि मेरा रेप हुआ। और तब तक सोशल मीडिया का जमाना भी साल 2017 में ठीक ठाक आ चुका था, नेट वेट सस्ता हो गया था। तो ऐसे हाल में फिर लोगों ने भी जानना शुरू किया कि हाँ, कुलदीप सिंह सेंगर कोई विधायक और उसने ऐसा काम किया। लोगों ने फिर विरोध करना शुरू किया, लोग सड़कों पे उतरे, पक्ष विपक्ष हुआ, ट्विटर पे लगातार इसके बारे में पोस्टिंग होनी चालू हुई। अब इतना सब हुआ तो फिर सिस्टम की नींद उड़ी, और जब नींद खुली तो फिर सिस्टम ने कहा कि भाई इंसाफ किया जाए। तो सबसे पहले तो इस लड़की का मेडिकल कराया गया, साथ ही फिर ये हुआ कि क्या कोई चश्मदीद गवाह है जिसने ऐसा सब होते देखा है। तो पता चला कि हाँ, लड़की की जो माँ है वो, लड़की की जो मासी है वो, ये दोनों मौजूद थे जब कुलदीप सिंह सेंगर इस लड़की को उठा के लेके जा रहा था। और लड़की तो खुद पीड़ित है, वो अपने बयान में बता रही किसने किया। अब जो प्राइम विटनेस है वो लड़की की माँ और उसकी मासी है। पुलिस वाले कंप्लेन दर्ज करते हैं, मेडिकल रिपोर्ट वगैरह सरकार के दबाव में फिर धीरे धीरे मैनेज की जाती है, मतलब बनाई जाती है। इधर जब सरकार पे प्रेशर पड़ा तो चूंकि बीजेपी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में और कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी के नेता, बीजेपी से ही विधायक, तो उनको पार्टी से फिर मजबूरन सस्पेंड करना पड़ा। अब पार्टी से जब वो सस्पेंड हुए तो फिर पार्टी का दबाव कम हुआ पुलिस पे। तब पुलिस वालों ने चार्जशीट कोर्ट में फाइल की। उसके बाद पेशी शुरू हुई। जब पेशी शुरू हुई तो सबसे पहला काम क्या कि पीड़िता है अपना बयान दे 164, और जो प्राइम विटनेस है वो भी है, वो भी बयान दे कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने। तब तो केस एक्सेप्ट होगा, उसके बाद तो फिर सुनवाई शुरू होगी। अब ये तमाम चीजें धीरे धीरे चल रही थी। इसी दौरान रायबरेली में पीड़िता, पीड़िता की मां, पीड़िता की मासी और वो जो वकील जिसने पूरे केस को फाइल किया था, जो जिम्मा उठाया था कि हाँ इस लड़की को मैं इंसाफ दिलवा के रहूंगा, ये तमाम लोग एक गाड़ी से जा रहे थे। इसी दौरान इस गाड़ी को किसी ट्रक ने ठोक दिया और एक्सीडेंट इतना भयानक था। उस एक्सीडेंट में तमाम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए, ट्रॉमा सेंटर, इमरजेंसी में। जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि जो माँ और जो मासी हैं, जो प्राइम विटनेस हैं, वो तो रास्ते में ही मर गए। मतलब इतना था, इम्पैक्ट इतना था उस इंसिडेंट का। अब बचा वकील और पीड़िता, दोनों ट्रॉमा सेंटर में एडमिट, कई दिनों तक बेहोश रहे, कई दिनों तक इलाज चला। इस मामले ने भी सोशल मीडिया पे काफ़ी तूल पकड़ा कि भाई किस हिसाब से ऐसी कार्रवाई हुई और किस हिसाब से विटनेस और पीड़िता का एक्सीडेंट हो गया। तमाम चीज़ें फिर लोगों ने कहनी शुरू की, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं। अब धीरे धीरे जब ये मामला हाईलाइटेड होता चला गया और फिर ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में बड़ा रिस्क है और यहाँ पे ट्रायल वायल हो नहीं पाएगा, तो इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई भी इस केस में जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल करने के बाद अपना चार्जशीट बनाती है और दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में इस केस को फाइल किया गया। अब दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में इसमें सुनवाई हुई और कायदे से देखा जाए तो मामला केवल रेप का नहीं था। पिता का कत्ल, चाचा का कत्ल, मासी का कत्ल, मां का कत्ल, पीड़िता को जान से मारने की कोशिश, ये तमाम आरोप कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर लगाए गए। 30 हजारी कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई हुई और फाइनली 2 साल के अंदर, 2017 की घटना है 4 जून की, और 2 साल के अंदर 20 दिसंबर साल 2019 को दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने यह सजा सुना दी कि जो कुलदीप सिंह सेंगर है, उनके साथ के जितने लोग इसमें शामिल हैं, उनको मरते दम तक जेल में रहना होगा। और साथ ही पिता के कत्ल के जो चार्जेस लगे थे उसमें 10 साल की सजा। ये तमाम सजा सुनाई। उसके बाद ऐसा लगा कि अब इंसाफ की जीत हुई। पीड़िता की आंखों में आंसू थे कि चलो इतनी कुर्बानियां हमारे घर से गई, लेकिन चलो इंसाफ तो मिला। लेकिन ये देश अजब सिस्टम से चलता है।
कानून की आंखों में जो पट्टी बंधी है, कुछ ऐसी नज़ीर निकल के सामने आती है जिसके बाद पता चलता है कि हाँ, पट्टी सच में बंधी है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, अब आप सुनिए। दरअसल जब सुनवाई हुई उसके बाद दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने फैसला सुना दिया। उसी के जस्ट बाद कुलदीप सिंह सेंगर ने इस केस को चैलेंज किया हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में जब चैलेंज किया गया तो हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई हुई। नो डाउट कि 6 साल कुलदीप सिंह सेंगर जेल में रहा, लेकिन साल 2025 में हाईकोर्ट का फैसला आता और हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब तक हाईकोर्ट इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ना पा जाए या फिर हाईकोर्ट ये प्रूफ ना हो जाए हाईकोर्ट के अंदर कि कुलदीप सिंह सेंगर ने रेप किया है, ये मर्डर किया, तमाम चीज़ें, तब तक कुलदीप सिंह सेंगर को बाहर जाने की इजाज़त है, यानी उनको जमानत मिल गई। शर्त बड़ी सिंपल सी कि वो पीड़िता से 5 किलोमीटर दूर रहेंगे। दूसरा, पासपोर्ट पुलिस के पास जमा रहेगा, वो देश छोड़ के जा नहीं सकते। तीसरा, पुलिस के सामने बार बार उनको आना होगा हफ्ते 15 दिन पे। और चौथा, लगभग 10-12 लाख रुपए एक मुचकला। अब आप सोच के देखिए कि इन चारों शर्तों में से कौन सी ऐसी शर्त है जो मैनेज नहीं हो सकती। कुलदीप सिंह सेंगर जो विधायक रहा हो उसके पास 10-12 लाख रुपए क्या ही है। दूसरी बड़ी बात कि जब पिता का कत्ल, चाचा का कत्ल, माँ का कत्ल, मासी का कत्ल बिना कुलदीप सिंह सेंगर की मौजूदगी में हो सकता है, कोई ट्रक आके ठोंक जाए या फिर कुछ भी हो जाए, तो ऐसे हाल में 5 किलोमीटर की दूरी बनाने का मतलब क्या है। तीसरा, पासपोर्ट का, तो जो आदमी अपने ही देश में आराम से घूम सकता है उसको पासपोर्ट पे भागने की जरूरत क्या है। और किसी को भागना होगा तो पासपोर्ट कब से एक सही चीज़ हो गई। लॉरेंस बिश्नोई के भाई लोग भाग गए, गोल्डी बरार भाग गया, तमाम लोग भाग गए अंडरवर्ल्ड में। तो भागना होगा तो ये भी भाग जाएगा। और चौथा, पुलिस के सामने आने का, तो जब पुलिस इतनी मदद कर रही थी आज तक, तो पुलिस के सामने आने का ना आने का कोई सेंस तो बना नहीं। अब जब ये फैसला निकल के सामने आया तब पीड़िता के पक्ष के लोग सड़कों पे आए। इसी कड़ाके की ठंड में इंडिया गेट के सामने पीड़िता धरना दे रही थी, उसकी मां धरना दे रही थी, शांतिपूर्ण तरीके से, ना कोई तोड़फोड़, ना कोई प्रदर्शन, ना कुछ। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस वाले वहां पे आते और आने के बाद इस लड़की को किस हिसाब से उठा के फेंकते हैं, उसका एक मंजर मैंने आपको दिखाया और एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। साइड हो जाइए, आप लोग साइड हो जाइए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो उन्नाव रेप केस की विक्टिम है वो यहाँ पर इंडिया गेट पर धरना प्रदर्शन कर रही थी। जैसे ही देखा गया कि कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा बेल दी जाती, उसके बाद योगिता बयाना विक्टिम और उनकी जो मदद थे वो यहाँ पर पहुंचते हैं, इंडिया गेट पर पहुंचते अपना धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और बाद में देखा जाता है कि दिल्ली पुलिस के जवान भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं, उनको वहां से उठा लिया जाता है। पहले देखा जाता है विक्टिम की मदर को उठाया जाता है, फिर एक्टिविस्ट योगिता बयाना को उठाया जाता है। पर अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस समय जो महिला पुलिस कर्मचारी है यहाँ पर इंडिया गेट पर जो विक्टिम है उन्नाव रेप उनको यहाँ से उठाकर ले जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं इंडिया गेट की तस्वीरें हैं जहाँ पर बाहर भी उनका धरना प्रदर्शन चल रहा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्योंकि आप देखा गया था कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा कुलदीप सिंह सेंगर जिस मामले में मुख्य आरोपी है उनको बेल दी गई और बेल दिए जाने के बाद जो तीनों इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से उस लड़की को उठा के फेंका जा रहा। देखने में ऐसा लग रहा है मानो ये लड़की कोई बहुत बड़ी गुनहगार है, इसने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया। और साफ तौर पे कहूं तो ऐसा लगता है कि शायद इस लड़की का रेप हुआ नहीं, बल्कि सिस्टम ने ऐसी बेतुकी रुख को अपनाया कि इस लड़की ने ही रेप किया हो। और ये हमारे देश की एक छवि है जो पूरी दुनिया में जाती है। और जब ऐसी छवियां पूरी दुनिया में जाती हैं तो फिर क्या होता है आपको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद समझदार हैं। खैर, तो मुझे लगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंचाई जाए कि क्या कुछ हुआ है, ताकि आप भी जानें। बाकी आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। और ऐसी कहानियाँ अब डेली आएंगी, तो जो लोग चैनल को छोड़ के जा चुके हैं एक बार फिर से आप लोग उन तक वीडियो पहुँचाएँ। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।